हेलो बच्चों, अब तक पिछले भाग तक हम लोगों ने मुख्य अभ्यास प्रश्नों के 1 से लेकर 6 तक के और 8वां प्रश्न का अभ्यास कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम आज वाली वीडियो में प्रश्न नंबर 7वां और उसके बाद वाले प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। मैं पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ और फिर आपको उसका हल समझाता हूँ। प्रश्न नंबर 7वां ये है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख बनाइए। हमसे कुछ 2-4 प्रश्न इस अकेले प्रश्न में पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमें दिया है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और चूंकि दर्पण अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी, तो हमने 15 सेंटीमीटर जो है ऋणात्मक फोकस दूरी को हमने प्रदर्शित कर दिया है जो हमें दिया गया है। सीधा प्रतिबिंब हमें बनाना है। किसी भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां होती है, किंतु सीधा प्रतिबिंब सिर्फ 6ठी स्थिति में बनता है। कब? जब जो वस्तु है या बिंब जो है वह ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, अंतिम स्थिति में। तो हमसे पूछा गया है कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर कितना होना चाहिए। तो बिंब से दूरी का परिसर कितना होना चाहिए, इसको हम उत्तर को एक्सप्लेन फॉर्म में लिख लेते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी तभी बनता है जब बिंब फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो। अब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होने पर हमें वस्तु या बिंब को ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी के बीच रखना होगा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है पर समझ में थोड़ी आई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पर यह है, सारे बच्चे ध्यान से समझें कि सबसे पहला प्रश्न उन्होंने हमसे पूछा था कि बिंब कहाँ रखें। तो बिंब हमें फोकस और ध्रुव के बीच में रखना होगा। चूँकि हमें प्राप्त है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो हमें बिंब को 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच या ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में स्थापित करना होगा। यह हमारे प्रथम प्रश्न का उत्तर है इस क्वेश्चन के, 7वें क्वेश्चन के। अब 7वें क्वेश्चन के दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, इसी में शामिल किया गया है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है, यह इसकी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। हम ये जानते हैं कि जब 6ठी स्थिति में बिंब को ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थापित किया जाता है तब जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब से सदैव बड़ा होता है। तो हम इसमें अगले प्रश्न का उत्तर अगली लाइन में शामिल करते हैं कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है। यह हमारे अगले प्रश्न का उत्तर हो गया, इसी में शामिल। और अंतिम प्रश्न हमसे कहा गया है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख बनाइए। तो प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख में यहाँ पर एक छोटा सा किरण आरेख स्थापित कर देता हूँ। ये है एक अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है। फोकस और ध्रुव के बीच में हमने एक वस्तु को स्थापित किया है। वस्तु का नाम हम रख देते हैं AB। वस्तु के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को आपतित करवाते हैं, जो स्वयं फोकस से होते हुए निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण को हम ध्रुव पर आपतित करवा देते हैं, जो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें बाईं ओर कहीं पर भी नहीं मिलती। दोनों को दाईं ओर पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे हमें A डैश यानी कि A बिंदु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ से जब हम लंब आरोपित करते हैं तो हमें B डैश बिंदु प्राप्त होता है।
इस प्रकार a डैश b डैश वस्तु AB का एक प्रतिबिंब है, जो कि आप देख पा रहे हैं आभासी एवं सीधा है क्योंकि दर्पण के पीछे बना हुआ है और यह वस्तु से आकार में बड़ा बना हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि आप इसके लिए किरण आरेख B बनाएं, तो ये है किरण आरेख जो आपको अपने उत्तर में शामिल करना है। यदि आप इसे याद ना भी रख सके तो आप छठी स्थिति को इसमें फिर से शामिल कर सकते हैं। संपूर्ण उत्तर ये है, हर प्रश्न का एक एक लाइन में, दो दो लाइन में पूछा गया उत्तर आपको शामिल करना है, तभी जाकर के आपको किसी भी प्रश्न के पूरे अंक परीक्षा में प्राप्त होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उससे आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8वें की। वैसे तो प्रश्न नंबर 8वां पिछली वीडियो में हमने कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार हम उत्तरों की विवेचना कर रहे हैं, इसलिए एक बार और इस पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताना है। 3 परिस्थितियां हमको दी हुई है और उनमें हर एक में अपने को दर्पण का प्रकार बताना है और अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि भी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कार के अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण उपयोग करना है। तो अगर मैं ए वाले की बात करूं तो कार के अग्रदीप में सदैव अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर स्थापित कर दिया जाए तो उससे निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें, क्योंकि प्रकाश किरणें यदि फोकस से आती है तो हम ये नियम जानते हैं कि वे समांतर निकल जाती हैं, तो वे प्रकाश किरणें इस प्रकार एक समांतरित पुंज प्रदान करती है। पुंज का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको बीम बोलते हैं, आप बीम में शायद समझते होंगे। इससे हमें लाइट दूर तक, प्रकाश दूर तक जाता हुआ नजर आता है और हमें दूर तक की स्थितियाँ, वस्तुएं गाड़ी चलाते समय स्पष्ट दिखाई देती है। यदि मैं इसके उत्तर को लिखना चाहता हूँ या आप लोग को लिखवाना चाहता हूँ तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसको एक बार सुन लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका उत्तर बना सकते हैं। कार या वाहन के अग्रदीप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम अवतल दर्पण है। ऐसा इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस पर यदि दर्पण का बल्ब या टॉर्च का बल्ब स्थापित कर दिया जाए तो उससे निकलकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इस प्रकार हमें एक समांतरित स्पष्ट प्रकाश पुंज नजर आता है, जिससे हमें दूर तक की वस्तुएं रात्रि के समय या अंधेरे के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। आप इस उत्तर को ऐसे कैसे ही नोट कर लेना, वीडियो को स्लो चलाकर या फिर पॉज करते हुए। अगला प्रश्न था किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। तो किसी वाहन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी वाहन के पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण में हम लोग हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप ये जानते हैं हम उत्तल दर्पण का इसमें उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए, अब इसका भी मैं आपको उत्तर बता देता हूं, क्योंकि ये उत्तर वैसे तो हमारी किताब में मिल जाएगा, फिर भी मैं एक बार उत्तर में बता देता हूं क्या कारण है कि हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। तो उत्तर सुनिए, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का सदैव सीधा, आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है। दूसरा, चूंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, तो इसके चलते ड्राइवर पीछे आने वाले वाहनों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है या अधिक जगह को आसानी से देख सकता है। यह आपका इसका उत्तर बन जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम तीसरे प्रश्न की कि हम सौर भट्टी में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। तो सौर भट्टी में भी हम लोग अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। जब मान लेते हैं कि इस प्रकार कोई टेढ़ा अवतल दर्पण है और सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें इस पर समांतर आपतित होती हैं, तो ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाती हैं, जिससे इस बिंदु पर हमें एक बहुत स्पष्ट सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है और यहाँ पर ये सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए यहाँ पर जो ऊष्मा है उसका मान अत्यधिक हो जाता है, जिससे सौर भट्टी में ऊष्मा उत्पन्न करने में आसानी होती है, सुविधा होती है। तो ये प्रश्न 8 के तीनों दर्पण थे और उनके कारणों की विवेचना थी। तो अगर मैं तीसरे वाले का कारण का उत्तर बोलना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सौर भट्टी में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली समांतरित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित कर देते हैं या अभिसरित कर देते हैं, जिसके चलते उस एक बिंदु पर ऊष्मा का मान अत्यधिक हो जाता है जो सौर भट्टी में आवश्यक होता है। इसलिए हम सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस उत्तर को आप लोग पॉज करते हुए नोट कर लीजिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 जो है बच्चों, वो ये कहता है कि यदि हम किसी लेंस के निचले या ऊपरी में से किसी भी एक आधे भाग को, यहाँ लिखा हुआ है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग यदि हम काले कागज से ढक दें
तो क्या फिर वह प्रतिबिंब निर्माण कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। आगे लिखा हुआ है कि अपने उत्तर के प्रयोग की जांच भी करिए और अपने प्रेक्षणों की व्याख्या करिए। तो सबसे पहले तो हमसे ये बोला है कि पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो हमारा उत्तर होगा कि हाँ, आधा लेंस काले कागज से ढक देने पर भी पूरा प्रतिबिंब बनेगा। एक चीज़ उन्होंने ये पूछी थी कि पूरा प्रतिबिंब बनेगा अथवा नहीं, तो हमारा उत्तर होगा कि पूरा प्रतिबिंब बनेगा। अगली बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने ये कहा है कि अपने उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच करिए। आप एक प्रयोग कर लीजिए, एक उत्तल लेंस ले लीजिए, उत्तल लेंस के निचले भाग को आप काले कागज से ढक दीजिए। हम उसको इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। आप एक मोमबत्ती लीजिए जिसको आप 2F1 के पीछे रख सकते हैं। तो ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया। यहाँ पर आप एक मोमबत्ती ले लीजिए जिसको आपको लॉ के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पर आपने मोमबत्ती ले ली। इस मोमबत्ती से चलने वाली प्रकाश किरणें नियमानुसार ही चलेगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाश केंद्र से। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस F2 से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होगी, बिना विचलन के वो सीधे निकल सकती है कुछ इस प्रकार। तो दोनों प्रकाश किरणें 2F2 के पश्चात पीछे की ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ आपको मोमबत्ती का, यानी कि आपको उल्टी मोमबत्ती या मोमबत्ती का उल्टा प्रतिबिंब जो मोमबत्ती से काफ़ी बड़ा है आपको दिखाई देता है। तो प्रेक्षण के रूप में आप इस प्रकार अपने उत्तर का विवेचन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हम एक मोमबत्ती को, एक लेंस को ढक करके एक मोमबत्ती को उसके समक्ष रखते हैं जिसका हमें पूरा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक लेंस को आधा ढकने पर भी उसका पूरा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। प्रेक्षण के रूप में हम मोमबत्ती का उदाहरण दे सकते हैं। ये हो गया हमारा 9वें का पूरा उत्तर। इसमें आप जो मैंने कहा है, जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, बस उसी को आपको शॉर्टलिस्ट करके लिख देना है। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 में हमें ये कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी कि ये हमें बिंब की ऊंचाई या बिंब की लंबाई दी गई है, जिसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, मुझे बताइए अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। तो ये एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर हमने बिंब को रखा है, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जबकि उस पर बिंब की दूरी हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हमें कहा जा रहा है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करने के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे, किंतु उन्होंने ये कहा गया है कि हमें किरण आरेख बनाना चाहिए, तो हमें किरण आरेख का भी निर्माण करेंगे। पर किंतु सबसे पहले हम प्रतिबिंब की दूरी आंकिक हल से प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें बिंब की ऊंचाई दी हुई है जिसे मैंने धनात्मक लिया है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बिंब सदैव अक्ष के ऊपर होता है। उसके बाद में लेंस की फोकस दूरी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, जिसे मैंने धनात्मक लिया है, क्योंकि अभिसारी या उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें धनात्मक लेनी होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है, तो हमने यू का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर ले लिया है। अब हम लेंस सूत्र से जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f यानी कि 1/10 बराबर 1/v हमें पता नहीं है, माइनस 1/u का मान है माइनस का 25। अगले स्टेप में 1/v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/25। उसकी अगली स्टेप में 1/10 धन का 1/25 इस तरफ आएगा, तो जबकि उस तरफ 1/v चल रहा है। 25 और 10 का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा 50। 10 पंजे 50, 5 एकम 5, 25 दूना 50, 2 एकम 2 बराबर 1/v। 5 माइनस 2 यानी कि 3/50 बराबर 1/v। मैं इनको पलट भी रहा हूँ और इधर उधर भी लिख रहा हूँ। तो v बराबर मुझे मिलेगा 50/3। 3 से 50 को भाग लगाते हैं तो 3 एकम 3, सबसे पहले बचेगा 2, 3 छंग 18, फिर बार बार बचेगा 2, तो दशमलव लगा के 6 आएगा, तो उसको अपन इकट्ठा 6-7 लिख देते हैं। तो हमें v का मान धनात्मक 16.67 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसका धनात्मक मान ये कहता है कि प्रतिबिंब दाईं ओर बना है, लेंस के किस ओर बना है, दाईं ओर, और स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब दाईं ओर ही बनता है। चलिए ये तो हमने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर ली। हम आवर्धन की सहायता से इसकी प्रकृति और इसके आकार के भी बात कर लेते हैं। तो आवर्धन यानी कि m
का जो सूत्र होता है वैसे तो वो h डैश बटे h होता है, किंतु उसका एक और सूत्र होता है v बटे u। लेंस के मामले में वो प्लस का v बटे u होता है। तो h डैश हमें नहीं पता क्योंकि हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं पता है, किंतु h यानी कि वस्तु की ऊंचाई का मान हमारे पास है जो कि 5 सेंटीमीटर है। v का मान हमने अभी प्राप्त किया 16.67 और u का मान हमारे पास उपलब्ध है जो कि है -25। अब यदि मैं h डैश निकालना चाहता हूं तो मैं करूंगा 16.67 में 5 से गुणा, क्योंकि इसको उधर भेजा जा सकता है, बटे में जो -25 है उसको चलने देते हैं, 5 से 25 5 बार भाग चला जाता है। अब माइनस भी है और 5 भी है, मैं 5 से इसे भाग दे देता हूँ, तो 5 तिया 15 बचेगा 1, फिर से 5 तिया 15 बचेगा 1 और फिर से 5 तिया 15। तो हमें h डैश का मान, ये माइनस चिन्ह का ध्यान रखिएगा, -3.33 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, यदि यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ही आनी चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब उस ओर बन रहा है। तो हम लेंस में जब इसको बनाते हैं तो वो नीचे की तरफ बनता है, तो जब प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है तो उसकी ऊंचाई ऋणात्मक ही आनी चाहिए। यानी कि यदि गलती से ऊंचाई धनात्मक आती तो हम ये कहते कि ये हमने गलत हल कर लिया है। इसके अतिरिक्त वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर के मुकाबले प्रतिबिंब की ऊंचाई सिर्फ 3.33 सेंटीमीटर आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में कम है। अब ऐसी स्थिति होती है स्थिति नंबर 2, यदि वो हमसे किरण आरेख बनाने का कह भी रहे हैं तो हम बड़ी आसानी से किरण आरेख बना सकते हैं। यदि हम स्थिति 2 का किरण आरेख देखें तो स्थिति 2 में जो वस्तु होती है वह 2f से परे होती है, यानी कि 2f1 से परे होती है, जबकि जो प्रतिबिंब बनता है वो f2 और 2f2 के बीच में बनता है। यदि वस्तु को 2f1 पर इस प्रकार स्थापित कर दिया जाए और इसका नाम a और b रख दिया जाए तो a से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ये प्रकाशिक केंद्र है, तो अपवर्तन के पश्चात वह f2 से इस प्रकार निकल जाएगी। द्वितीय प्रकाश किरण सीधे o पर आपतित होगी इस प्रकार, और अपवर्तन के पश्चात वह सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को a डैश पर प्रतिच्छेद करेंगी, जहां से हम लंब डालेंगे जिससे हमें b डैश मिलेगा। इस प्रकार a डैश b डैश हमें f2 और 2f2 के बीच में मिल जाता है। हम अपनी इस आंकिक गणना के आधार पर भी इस किरण आरेख को बना सकते हैं। किस प्रकार? हमें वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, यह वस्तु की दूरी है u बराबर 25 सेंटीमीटर, जो कि केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक है। हमें फोकस दूरी उपलब्ध थी कितनी? 10 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, हम चाहें तो उस तरफ भी 10 दिखा सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें प्रतिबिंब की दूरी जो प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है? तो प्रतिबिंब की दूरी हमें प्राप्त हुई है 16.67 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पर v बराबर, यहाँ पर f बराबर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पर v बराबर 16.67 सेंटीमीटर लिखेंगे, जो कि प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो ये किरण आरेख के द्वारा आपने यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया कि वस्तु जहाँ एक और लेंस से अधिक दूरी पर थी, वहीं प्रतिबिंब जो है वो लेंस से कम दूरी पर बना। ये 25 सेंटीमीटर है, जबकि ये सिर्फ 16 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की जो दूरी है वो धनात्मक इसलिए आ रही है क्योंकि प्रतिबिंब सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ बन रहा है, और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसका मान ऋणात्मक इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बन रहा है। तो हमसे जो चीज़ें पूछी गई थी, हमसे कहा गया था कि किरण आरेख बना करके आप स्थिति, साइज और प्रकृति बताइए। तो स्थिति की यदि मैं बात करूं तो प्रतिबिंब जो है वो f2 और 2f2 के मध्य लेंस से 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। ये जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिएगा निष्कर्ष के रूप में। शुरू से बता देता हूं कि प्रतिबिंब लेंस से 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर f2 तथा 2f2 के मध्य बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में कम है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा है। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बना है, लेंस के दूसरी ओर बना है, दाईं ओर बना है। इसकी दूरी 16.67 सेंटीमीटर है और इसका आकार 3.33 सेंटीमीटर का है, जो वस्तु से छोटा है। यह हमारे 10वें प्रश्न का पूर्ण हल हो गया। मैं हट जाता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको सेव भी रख सकते हैं और आप इसको आराम से नोट भी कर सकते हैं। जब इसको पॉज करके यहाँ पर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये पूर्ण उत्तर है इसका। तो बच्चों अब अपन 11वां प्रश्न देख रहे हैं। 11वां प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लेंस अवतल लेंस है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है और इसके लिए अपने को किरण आरेख भी बनाना है।
चलिए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें -15 लेनी है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अवतल मतलब ऋणात्मक, तो भले लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमें अवतल अगर पढ़ने मिल गया है तो उसकी फोकस दूरी हमें ऋणात्मक लेनी है। दूसरी बात, प्रतिबिंब की दूरी v का मान हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये आप थोड़ा सोचिए कि हमें इस 10 का चिन्ह धनात्मक लेना चाहिए या ऋणात्मक लेना चाहिए। तो इसका उत्तर हम कैसे प्राप्त करेंगे? आपको यहाँ पर आपके सीखे हुए विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अवतल लेंस से सिर्फ 2 स्थितियाँ बनती है। अवतल लेंस से ये अंतिम स्थितियाँ थी जो हमने बना करके देखी थी। अवतल लेंस से बनने वाली स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु की ओर ही बनता है और आभासी एवं सीधा बनता है। तो चूंकि वह वस्तु की ओर ही बनता है मतलब वह बाईं ओर बनता है, और चूंकि वह बाईं ओर बनता है इसलिए हमें प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है। ये हमें सोचना पड़ेगा बच्चों, इसलिए मैंने पहले से ही उसका चिन्ह ऋणात्मक नहीं लिया था। आपको प्रश्न में ये बातें अवेलेबल नहीं होंगी, आपको खुद से सोच के इनके चिन्ह परिपाटी के आधार पर इनके चिन्ह निर्धारित करने पड़ेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि बिंब की दूरी कितनी होगी, और इसके लिए आप लोगों को किरण आरेख भी बनाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेंस सूत्र लगाते हैं और इसके बिंब की दूरी प्राप्त कर लेते हैं। लेंस सूत्र कहता है कि 1/f = 1/v - 1/u। हमारे पास 1/f का मान -15 है, बराबर 1/v का मान -10 है, -1/u है। यहाँ जो पक्षांतरण मैं करूँगा वो थोड़ा सा उलझा हुआ है, इसलिए एक एक करके ध्यान से समझना। मैं सबसे पहले -1/u को इस तरफ लाऊंगा जो धनात्मक हो जाएगा, फिर मैं -1/15 को उधर ले जाऊंगा तो वो भी धनात्मक हो जाएगा, और ये जो -1/10 है ये रहेगा तो RHS में ही, लेकिन ये खिसक जाएगा और पीछे चला जाएगा। मैं पहले 1/15 को लिखूंगा उधर ले जा करके, फिर -1/10 को लिखूंगा ताकि माइनस का चिन्ह बीच में आ जाए। तो सर्वप्रथम मैं -1/u इधर लाता हूँ जिससे वो प्लस का हो जाता है, तत्पश्चात में -1/15 को उधर भेजता हूँ, वो प्लस का हो जाता है, और -1/10 इस तरफ ही है पर उसकी पोजीशन थोड़ी सी हमने आगे खिसका दी है। अब हम 15 और 10 का लघुत्तम ले लेते हैं जो 30 आता है। 15 दूना 30, 2 एकम 2, 10 तिया 30, 3 एकम 3, 1/u चल रहा है। -3 में से धन का 2 जाएगा तो -1/30 बचेगा, और वो है u का मान। तो अगर मैं इसका व्युत्क्रम कर देता हूँ तो मुझे u का मान -30 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब ये आवश्यक भी है कि u का मान यानी कि वस्तु की दूरी यानी कि बिंब की दूरी ऋणात्मक आए। अगर ये ऋणात्मक नहीं आ रही तो हमने इसका हल गलत किया है। तो हमसे बस यही पूछा था कि वस्तु की दूरी क्या होगी, हमने वस्तु की दूरी को प्रदर्शित कर दिया है। आपको इसके लिए किरण आरेख भी बनाना है। किरण आरेख में यहाँ पर इस ओर बना देता हूँ। किरण आरेख बनाने के लिए हम लोग को एक अवतल लेंस लेना। आपको पता है कि अवतल लेंस किस आकार का होता है, ये उसका द्वारक है, यहाँ पर उसका प्रकाशिक केंद्र हम बना देते हैं। अब यहाँ पर हमें वस्तु को एक निश्चित दूरी पर रखना पड़ेगा, यानी कि हम वस्तु को 2f से परे रखेंगे। तो ये इसका f1 हो जाएगा, ये इसका 2f1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम वस्तु को स्थापित कर देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं AB। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि f2 है और यहाँ पर 2f2 है। तो अब हम समझते हैं कि किस प्रकार हम वस्तु के से प्रकाश किरणों को आपतित करवाएंगे। प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, जो फैल जाएगी, अपसरित हो जाएगी, किंतु पीछे आने पर वो फोकस पर आएगी। द्वितीय प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, बिना विचलित हुए पार हो जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें सीधे हाथ की तरफ तो कहीं नहीं मुड़ती या मिलती, प्रतिच्छेद उनका होगा यहाँ पर, जिससे हमें A' मिलेगा, हम लंब डालेंगे हमें B' मिलेगा। हमें वस्तु की दूरी पता करनी थी, तो यह जो दूरी आई है यह हमारे पास 30 सेंटीमीटर इस वक्त आई है, जो माइनस का है क्योंकि वो इस तरफ है। तो u बराबर हमें -30 सेंटीमीटर मिला, और हमें वस्तु की जो दूरी दी हुई थी वो थी -10 सेंटीमीटर। तो आप स्वयं देखिए, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी दे रखी थी -10 सेंटीमीटर। तो आप स्वयं देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी v बराबर -10 सेंटीमीटर हो सकती है। और इसी प्रकार हमें फोकस दूरी का मान -15 दिया हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो फोकस दूरी होगी वो -15 सेंटीमीटर होगी। तो देख लो आप लोग, पहले वस्तु है जो सबसे कम दूरी पर है, फिर फोकस है जो उससे अधिक दूरी पर है, और अंत में सबसे पहले प्रतिबिंब है जो सबसे कम दूरी पर है, फिर फोकस है जो उससे अधिक दूरी पर है, और सबसे अंत में वस्तु है जो सबसे अधिक दूरी पर है। यह स्थिति नंबर 2 है, यानी कि ये द्वितीय स्थिति है अवतल दर्पण की। यहाँ टोटल 2 स्थितियाँ होती है, हमने द्वितीय स्थिति का किरण आरेख यहाँ पर बनाया है। ये इस पूरे प्रश्न का कुल उत्तर हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं।